टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आपका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो री एग्जाम के जीएस के 30 क्वेश्चन है उसी सीरीज में आज हमारी वीडियो 16 है। और क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट की है इसमें। तो जुड़े रहिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि आने वाले हर जो है वीडियो आपको मिलती रहे और तैयारी आपकी बेहतर होती रहे। हमारा लक्ष्य है कि आप सफल हो जाएं, तो इसको ज़्यादा शेयर करें। और जो है पहली बार आए, ज्वाइन बैच के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जब स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, मूल संरचना सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। बी, इसे पहली बार केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में प्रतिपादित किया गया। सी, संसद मूल संरचना में संशोधन कर सकती है परंतु उसे नष्ट नहीं कर सकती। सही विकल्प चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या डी है केवल 1, 2 और 3 तीनों। तो तीनों कथनों पर आप अगर विचार करेंगे तो मूल रचना सिद्धांत का जो स्पष्ट उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। ये वाला तथ्य बिल्कुल सही है इसका। दूसरा तथ्य, इसे पहली बार केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में प्रतिपादित किया, ये भी ठीक है इसका। और तीसरा, संसद मूल रचना में संशोधन कर सकती है परंतु उसे नष्ट नहीं कर सकती, ये तीनों बात ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस हिसाब से जो आंसर होगा आपका वो होगा डी वाला, पहला, 2 और 3 ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के मध्य संतुलन स्थापित करने में किस निर्णय की निर्णायक भूमिका रही। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। ए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो संविधान की सर्वोच्चता और संसदीय प्रभुता संप्रभुता के मध्य में जो संतुलन स्थापित करा वो किया था आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने। तो सी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, दूसरे का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं माना गया है। ए, आपका है न्यायिक पुनरावलोकन, बी, धर्मनिरपेक्षता, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, संघीयता। तो बताना है आपको इसका आंसर। संविधान के मूल ढांचे का भाग जो है मौलिक कर्तव्य को नहीं माना जाता, तो सी यहां से सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए किस मामले में दिशा निर्देश दिए गए। एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, सी, आई आर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ब्यूराबरी यूनियन केस। तो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो दिए गए थे एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। चौथे का ए सही होगा। संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य विधायी शक्तियों के टकराव की स्थिति में डॉक्ट्राइन ऑफ रिपुग्नेंसी किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए 249, बी 250, सी 254 और डी है 368। तो ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 254 से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यदि अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो तो सामान्य कीन्सियन नीति क्यों अप्रभावी मानी जाती है। क्योंकि मांग और आपूर्ति दोनों घटती है, क्योंकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि केवल राजकोषीय नीति लागू होती है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है। तो सही जवाब होगा इसका, क्योंकि मुद्रास्फीति बेरोजगारी साथ साथ बढ़ती है। छठे का बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM का मूल उद्देश्य क्या है। ए, पूंजीगत व्यय बढ़ाना, राजकोषीय घाटा सीमित करना, प्रत्यक्ष कर बढ़ाना, विनिवेश को समाप्त करना। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय घाटा सीमित करना, बी वाला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौद्रिक नीति संचरण के संदर्भ में सही है। रेपो दर में कमी से
उधार सस्ता होता है। बैंकिंग प्रणाली की तरलता इसका प्रमुख कारक है। केवल सार्वजनिक बैंक ही इसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, एक और दो, बी दो और तीन, सी आपका एक और तीन, डी एक दो तीन। तो बताइए ऑप्शन इसके। तो अगर हम बात करें रेपो दर में कमी से उधार सस्ता होता है, तो ये बात तो सही है इसकी। बैंकिंग प्रणाली की तरलता इसका प्रमुख कारक है, ये भी बात सही है। केवल सार्वजनिक बैंक ही इसे प्रभावित करते हैं, ये बात गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन एक और दो सही होना चाहिए। तो ऑप्शन एक और दो यदि सही होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, क्राउडिंग आउट प्रभाव का संबंध है निजी निवेश में कमी, विदेशी निवेश में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि या फिर मुद्रा अवमूल्यन। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको कि क्राउडिंग आउट प्रभाव का संबंध किससे है। तो ये निजी निवेश में जब कमी होती है तो जो हैगा इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढांचा किसके माध्यम से लागू है? ए आपका वित्त आयोग, बी नीति आयोग, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति या डी संसद की लोक लेखा समिति। तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, सी ऑप्शन इसका सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न ले लेते हैं इतिहास से। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रारंभिक केंद्र नहीं था? ए मेरठ, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी मद्रास। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरठ से तो शुरू ही हुआ था ये, कानपुर में नाना साहब ने इसको किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। तो ये तीनों प्रारंभिक केंद्र थे, मद्रास नहीं था इसमें प्रारंभिक केंद्र, मद्रास में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी वाला। एल्बर्ट विल विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? ए प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार, और तीसरा था शिक्षा सुधार या सिविल सेवा परीक्षा। तो सिविल सेवा परीक्षा मॉन्टेक्यू सुधार के बाद इसकी वो हुई ज्यादा, इसलिए इसमें जो उत्तर होगा भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार होगा, एल्बर्ट विल विवाद। ऑप्शन बी यहां से सही होगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित थी? ए कृषि संकट, बी उद्योगों का पतन, सी धन का ब्रिटेन को निष्कासन, डी कर वृद्धि। तो दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी थी वो धन का ब्रिटेन को निष्कासन था, ये इसका संबंधित था। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस विशेषता के लिए महत्वपूर्ण था? ए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, संघीय ढांचे की परिकल्पना, द्विसदनीय सदन या फिर जो है आपका मौलिक अधिकार। तो ये जो सही उत्तर होगा इसमें वो संघीय ढांचे की परिकल्पना होगा, बी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाए। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड में आपने पढ़ा होगा भारत तो था है ही शामिल, ठीक है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, रूस नहीं है। सी वाला ऑप्शन होगा इसका सही। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सैन्य सहयोग, बी व्यापार उदारीकरण, सी मुद्रा विनिमय नियंत्रण, डी मानव अधिकार संरक्षण। तो इसका ट्रेड है तो जाहिर सी बात है व्यापार ही होगा, व्यापार उदारीकरण से होगा इसका आंसर। 17वां ग्रीन हाउस गैस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? तो CO2, CH4 और N2O, CFCS। कमेंट में करके बताइए, इसका आंसर कई बार करा चुके हैं हम। ठीक, 18 का है क्रिस्पर Cas9 तकनीक का संबंध किससे है? ए वैक्सीन निर्माण, बी जीन उत्पादन, सी नैनो टेक्नोलॉजी और डी स्टेम सेल विभेदन। तो इसका संबंध है जीन संपादन से। ज्ञान मीमांसा का संबंध है ए सत्ता के स्वरूप से, बी ज्ञान के स्रोत से, सी नैतिकता से, डी सौंदर्य से। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान मीमांसा, जो एपिस्टेमोलॉजी है वो आपकी है ज्ञान के स्रोत से। इसमें जो है बी वाला सही होगा 19 का। बी सार्वजनिक नीति में इंक्रीमेंटलिज्म का सिद्धांत किससे जुड़ा है? थॉमस हॉब्स, चार्ल्स लिंडब्लॉम, सी जॉन लॉक और डी रूसो। तो ये उसका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स लिंडब्लॉम। प्रश्न संख्या 21 है, सहकारी संघवाद की अवधारणा का व्यावहारिक उदाहरण कौन सा है?
ए राष्ट्रपति शासन, बी जीएसटी परिषद, सी लोकसभा चुनाव, डी न्यायिक पुनर्वलोकन। तो सहकारी संघवाद की अवधारणा का व्यवहारिक उदाहरण राष्ट्रपति शासन तो नहीं हो सकता, लोकसभा चुनाव भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर बचेगा जीएसटी परिषद, गुड सर्विस टैक्स। अगला है, डेटा लोकलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात बढ़ाना, ए, बी साइबर सुरक्षा, सी विदेशी निवेश, डी निजीकरण। तो डेटा लोकलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है साइबर सुरक्षा, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, या फिर जो है डी रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। इस टाइम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगला है, जनसिकी लाभांश का लाभ तभी संभव है जब ए वृद्ध जनसंख्या अधिक हो, बी कार्यशील आयु वर्ग अधिक हो, सी जन्म दर अत्यधिक हो, डी मृत्यु दर बढ़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जन कार्यशील आयु वर्ग अधिक हो तो फिर जनसिकी लाभांश का लाभ होता है। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो इसका कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। 26 है, ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए प्रशासनिक पारदर्शिता, बी कर वृद्धि, सी सैन्य शक्ति, डी निजीकरण। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक पारदर्शिता, ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। छठा 27 प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में मशीन लर्निंग का तात्पर्य है? हार्डवेयर निर्माण, सोच सीखने की क्षमता, रोबोट निर्माण, डी डेटा संग्रह। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा, मशीन लर्निंग का अगर हम बात करेंगे तो 100 सीखने की क्षमता हो जाएगी। 28 प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 86वां। तो ये हम आपको कई बार करा चुके हैं, ये आपका जो है 42वां संशोधन। 29 है, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया गया? ए मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, सी डी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो बताइए, राइट ऑफ प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हैगा। तो इसको किया गया था के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन यहां से सही है। 30 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत पहली बार वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से किस रिपोर्ट में आया? तो ये ब्रॉड, ए स्टॉकहोम सम्मेलन था, बी ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, सी रियो घोषणा थी, डी क्योटो प्रोटोकॉल थी। तो इसका सही उत्तर होगा 30 का बी वाला, क्योंकि ये ब्रटलैंड रिपोर्ट थी। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, इसमें लेवल को हमने थोड़ा मॉडरेट किया है, लेवल और भी हम आगे हायर करेंगे इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और पहली बार यदि आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरा जो है यहाँ पर, अगर किसी को पेड बॉय बैच ज्वाइन करना है तो आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे ज्वाइन लिख के। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।